चैनल। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, ये उसका पार्ट 4 है, कह सकते हैं लेक्चर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने डायमेंशंस तो देख लिया कि मतलब पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, ठीक है, टू ऑब्टेन गिवन क्वांटिटी। तो ये थी पावर निकालना, वही डायमेंशन, सब एक बात है। अब हम इसमें एप्लीकेशन देखेंगे, ये वो काम कैसे आती है, हम उनको यूज कैसे कर सकते हैं, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक नहीं 3 एप्लीकेशन है, 3 में से क्वेश्चन एक गारंटेड आएगा, लिख के ले लो मुझसे, पक्का आएगा। तो पहला है टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करना। जैसे एमकेएस सिस्टम ने पढ़ा था, स्टार्टिंग के पार्ट 2 में पढ़ा हुआ या पार्ट 1 में पढ़ा हुआ। एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एसपीएस सिस्टम, हमारे 3 सिस्टम्स होते हैं, बट इसमें काम के सिर्फ 2 ही है, एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। ये ब्रिटिशर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं एफपीएस सिस्टम को। अब एमकेएस सिस्टम में लेंथ देखेंगे हम, लेंथ किस नाम से जाने जाते हैं, मास एंड हमारा टाइम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम मीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर। इसमें हम ऐसे मैंने ट्रिक तो याद रखी, एम से मीटर आता है, सी से सेंटीमीटर है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा भाई, ऐसे सेंटीमीटर, कंफ्यूजन भी नहीं होती है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, मास ग्राम में, और टाइम का सेकंड। ऐसे तुम भी याद करना, इजी है, मैंने तो ऐसे याद करना। मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। एफपीएस में फीट, पाउंड, मास पाउंड में नापते हैं, और टाइम दोनों में सेकंड। सेकंड कितना अच्छा है, हर जगह सेकंड सेकंड सेकंड। इसमें मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, और हमें बस इन क्वेश्चंस में यही चीज करनी है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ग्राम, दैट्स इट। और बहुत इजी आएंगे इसके क्वेश्चंस भी, ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। सो हम इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। हमें न्यूटन को डायन बनाना है ना, सिंपली न्यूटन, तो साइंटिस्ट है, मुझे डायन बना देंगे, मजाक। तो फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा होगा उसमें हमें क्या लिखना है, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स। मतलब ये तो हमें चीज निकालनी है कितने डायन्स होते हैं। और यहाँ देखना है तुम्हें n1 की वैल्यू पता है 1, ये मत कह देना कि नहीं पता है, साफ सीधी बात। n की वैल्यू n1 हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, n2 हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बड़ा बड़ा, हमें यही फाइंड करना होता है। तो एक फॉर्मूला हमारा अराइज होता है, n2 इक्वल टू n1 मास 1, पहले का मास दूसरे का मास, फिर m1 यहाँ पे a लगा लो, फिर a पहले की लेंथ, फिर दूसरे की लेंथ, b फॉर्मूला लगा दो, और पहले का टाइम दूसरे का टाइम, दोनों की सेकंड ऐसे तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और अब तुम्हें ये पता करना है कि न्यूटन क्या है। न्यूटन हमारा एसआई सिस्टम है, या एसआई को एमकेएस सिस्टम भी कह देते हैं। तो एन न्यूटन इज एसआई सिस्टम, न्यूटन इज इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में। और बताओ, मैं ऐसे लिख देती हूँ, मास एसआई सिस्टम में किलोग्राम में होता है, और मास का लेंथ एमकेएस सिस्टम मीटर में, टाइम ऑलरेडी सेकंड में होता है। और जो ये मैंने बताया था, मैं या तो एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम, ये दोनों एसआई और एमकेएस दोनों एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। नाम अलग है, एमकेएस को ही एसआई सिस्टम बोलेंगे और एसआई सिस्टम ही एमकेएस है। तो मैंने तुम्हें बताया एफपीएस का इन क्वेश्चंस में कहीं भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये ब्रिटिश यूज करते हैं, तो ये ब्रिटिशर्स ही यूज करेंगे, हम तो इंडिया वाले हैं भाई, हम तो सिर्फ एमकेएस और सीजीएस ही यूज करेंगे। अब मैं बता देती हूँ डाइन्स, ये कौन सा सिस्टम है डाइन्स, एमकेएस यूज कर ले तो ये क्या है, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। इसमें लेंथ जो है सेंटीमीटर है, लेंथ सेंटीमीटर है, मास ग्राम है, एंड टाइम सेकंड। और एक बात जरा ध्यान रखना, चलो आगे बताऊंगी, ये इतना नोट कर लो अपनी नोट। जैसे कि हमें पता ही है फोर्स, न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है, जल्दी बताओ, फोर्स की, ध्यान रखना, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है। और हमें ये भी पता है, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का भी हमने लास्ट लेक्चर में निकाला है, सबने देख ली होगी वीडियो। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इतना डन, इतना तो सबको बेसिक चीजें हैं। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ वैल्यू। फॉर्मूला क्या था मेरा, जल्दी से बोलो। हाँ मैं सुन रही हूँ, n2 n1 था, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही, n1 लिखना है, n1 हमारा 1 था इंटू, अब बताओ ये फॉर्मूले में क्या था, ऊपर वाले का मास और नीचे वाले का, मतलब
पहले हमें न्यूटन वाले का मास लिखना है और फिर ऊपर में डाइन्स वाले का मास। न्यूटन कौन सा सिस्टम था हमारा, एम के सिस्टम, किलोग्राम, ऊपर किलोग्राम नीचे ग्राम, 1 किलोग्राम 1। यहाँ पे देखो ये मास है ना, तो मास कितना है यहाँ पे 1 इंटू एम के एस सिस्टम, एम के एस मीटर में, पहले ऊपर मीटर आ जाएगा नीचे सेंटीमीटर। मैं तुम्हारे लिए यहाँ लिख दूँ, तुम कहोगे ये कहाँ से ले आई मैडम, एम के एस, मैडम को कुछ आता नहीं है पढ़ाने चलिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ एम के एस। न्यूटन हमारा एम के एस सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम, और सीजीएस में डाइन्स हमारा सीजीएस है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ डाइन्स इज आवर सीजीएस क्वांटिटी, लेंथ, मास, एम, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड। इसमें मास ग्राम में नापा जाता है, लेंथ इसमें सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में। ये ध्यान रखना, एमकेएस सबसे बड़ी सिस्टम है, बड़े मीटर, और सीजीएस उससे छोटी है, इसलिए इसमें सेंटीमीटर, ग्राम। अब समझ में आया कैसे लिखा मैंने, 1G। पहले न्यूटन का वाले का ऊपर लिखेंगे, फिर देन डाइन्स वाले का लिखेंगे, ऊपर न्यूटन वाले का, नीचे, और सेकंड तो दोनों का सेम है, और एल यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, पूरा समझ में आ गया वो कैसे लिखा मैंने। यहाँ पर इतना है कि जब इस लेक्चर से पहले आओ एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना, ठीक है ना, तभी वीडियो देखा करो एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पढ़कर आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पर कितना माइनस 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कटा, 1 बचा, 1 की पावर -2 कितना होता है, 1 की पावर -2 करोगे तो 1 ही आएगा। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं सेंटीमीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें काटना था, सेंटीमीटर काटना था, 10 की पावर 2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10 की पावर 2 इंटू 1। 1 किलोग्राम को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि मैंने अभी बताया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम लिखा, ऊपर ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, और इंटू 1 इक्वल टू में n2 की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 2, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5। तो हम लिख सकते हैं n2 इक्वल टू 10 की पावर 5, या जो हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, जो यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिखा था, तो 10 की पावर 5 डाइन्स। वाटर इज 72 डाइन्स, सरफेस टेंशन हमें दे रखा, डाइन्स लिखा और कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में चेंज करा, तो खुद अपना दिमाग लगाना जरा। मैंने तुम्हें बताया था इन क्वेश्चंस में एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम ये आएगा, और दूसरा इसको एमकेएस भी बोलते हैं, और फर्स्ट और दूसरा सीजीएस की बात होगी। इसके अलावा तो कोई सिस्टम की इसमें बात नहीं होगी। तो तुम जरा ध्यान लगाओ, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें जो ये सरफेस टेंशन है वो कौन सी हमें सिस्टम दे रखा है, ऑब्वियसली यार सीजीएस सिस्टम दे रखा है। कि कैसे मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, तो समझदार तो हो ही ना, ये सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। अब बस हमें इतना क्लियरिफाई करना था क्वेश्चन लेकर सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। अभी इसके डायमेंशंस निकालने में हमें हेल्प होगी, ठीक है ना। याद है तो सबको वेल एंड गुड, अगर वरना तो मैं निकाल लूंगी, मुझे तो याद भी नहीं रहते, फॉर्मूला याद हो तो तुरंत निकालो सॉल्यूशन। तो n1 हमें पता है 72 है, तो हमें n2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन हम लिखेंगे कौन सा सिस्टम है। फॉर्मूला क्या, n2 इक्वल टू n1, ऊपर मास 1 मास 2, पहले वाले का मास, पहले वाले का यानी कि n2 वाला जो सिस्टम है हमारा, वो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे L1, यहाँ पे L2, देन यहाँ पर B, फिर यहाँ पे M L T, T की फॉर्म में T1 T2 एंड देन C। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो ये है N1 वो किस में है, जैसे हमें SI में चेंज करना है, यानी कि हमें MKS सिस्टम में चेंज करना है। और हमें क्या दे रखा है, CGS सिस्टम में गिवन है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे CGS सिस्टम, ठीक है ना। CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, और मास को ग्राम में, देन टाइम को सेकंड में। इसको इसमें लेंथ मीटर, मास किलोग्राम एंड टाइम दोनों में सेकंड में मेजरमेंट। अब ये बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी, आंसर हमारा खुद ही निकल कर आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एज वी नो, हमें पता है, तुम कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं है, और ये लिखना होता है एज वी नो, हमें पता है, पता ना भी हो फिर भी लिखना। टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी सरफेस टेंशन, ऐसे खाली टेंशन मत लिख देना, वरना एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट के तुम्हें टेंशन दे देगा। तो पूरा लिखना सरफेस टेंशन। मैंने भी फॉर्मूला बताया, फोर्स अपॉन में लेंथ, है ना।
तो हम निकाल सकते हैं, जैसे जिसको याद ना हो, मुझे भी ध्यान नहीं है। तो फोर्स का क्या है, mL/t-2 अपॉन में लेंथ से लेंथ कट इट डाउन m/t-2 एंड दिस इज योर फॉर्मूला। इसमें जो लेंथ है वो तो जीरो ही है, तो हमारी जो बीच की यूनिट है वो तो पूरी जीरो आ जाएगी, तो लिखने का हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें लेंथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले में। सिंपली हम लिखेंगे फर्स्ट वाले का, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पे n1 की वैल्यू 72 थी इंटू ऊपर वाले का मास, यानी कि सीजीएस सिस्टम में मास ग्राम में होता है और नीचे किलोग्राम आ जाएगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ, मास की वैल्यू 1 है इंटू फिर टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। लेंथ को तो हम खा गए, ऊपर सेंटीमीटर आता नीचे मीटर आता, वो हम खा गए क्योंकि जीरो जीरो लिखकर कोई फायदा नहीं है। किसी की भी डिग्री जीरो हो, पावर जीरो हो, तो पूरी जीरो ही बन जाता है, तो टाइम नहीं है फालतू हमारे पास। तो यहाँ पे सेकंड कटा 1 की पावर -2 इंटू 1 ग्राम एज इट इज रहने दो अपॉन में 10 की पावर 3 ग्राम कर लो, और जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 इंटू 1 इंटू 72। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इंटू 72 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर हम n2 की वैल्यू पूछी गई है तो हम लिखेंगे 72 इंटू 10 की पावर -3 इन SI सिस्टम। पूरी लाइन लिख देना इस टाइप पे, ठीक है। मकसद वो करके लाना इसी डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड। तुम्हारे दो क्वेश्चन से कन्वर्ट 7 जूल्स इनटू सीजीएस सिस्टम। जो 7 जूल्स है, जूल्स किसका SI यूनिट है एनर्जी का, और 5 अर्ग को एमके सिस्टम, यानी कि अर्ग को जूल्स में करना और इसका आंसर अर्ग में आएगा, जूल्स को अर्ग से जूल, ठीक है ना। इन दो क्वेश्चन को ना सेम इजी ही है, कोई हार्ड फास्ट नहीं है। तो इसके साथ साथ हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड एप्लीकेशन में चलते हैं, और जो ये अब मैं बोलने जा रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसकी इससे पहले के लेक्चर थे वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे, बट ये जो लेक्चर नंबर 4 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसी लेक्चर नंबर 4 से आएंगे, तुम देख लेना। 1 2 3 का मैं गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि वो बहुत तुच्छ से हैं, तो उसमें से नहीं आएगा ज़्यादा, बहुत ईजी टाइप थे, और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो मैं ए अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन बनकर ही आएगा। According to this principle, an equation or a formula is dimensionally correct if all the terms in the given equation has same dimensions. हम इस प्रिंसिपल का यूज कहाँ करेंगे, एक इक्वेशन हमें दे रखी होगी, इसमें हमसे पूछेगा हमसे ये इक्वेशन बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है नहीं है, तो सॉरी, तो हमें ये बताने के लिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। किस चीज का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से, इक्वेशन और एक फॉर्मूला तभी डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है जब उस इक्वेशन के सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं, 1 टर्म 2 टर्म इक्वल टू 3 टर्म, ये पूरे जिसमें जितने भी टर्म्स हैं इन द गिवन इक्वेशन हैज द सेम डायमेंशंस। इफ द डायमेंशन इज ऑल द टर्म्स हैव सेम डायमेंशन, इट मींस वी से दैट दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ओके, तो अब हमें जो सेकंड एप्लीकेशन थी, इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताना जरूरी था, तो ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देख लिया, कन्वर्ट करना है SI सिस्टम्स में, एक सिस्टम से एमकेएस, सीजीएस से एमकेएस, पहली एप्लीकेशन ये है। और ये जो एप्लीकेशन बताया ना, इन एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन एंड ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो एप्लीकेशन में ही आ गया ये। इसमें से और डायमेंशन एनालिसिस लिमिटेशन, इनमें से दो क्वेश्चन जो अब आने वाले लेक्चर्स में आएंगे वो इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जो बात के लेक्चर शुरू में तो तुम्हें पता ही है, वो हल्का हल्का फुल्का बता देगा, अगर शुरू में ही हार्ड चीज दे देंगे तो तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे भी नहीं। तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है 1 2 3 वो थोड़े ईजी हैं, और जो आगे 4 5 6 आएंगे आगे, वो लेक्चर से क्वेश्चन 110% आएंगे, है ना। तो इन लेक्चर्स को ध्यान से देखना, और क्वेश्चन जरूर आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हम कहें, जो ये वाला टर्म है वो इस टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमसे बोला गया कि बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। देखकर तो हमें अलग अलग लग रहा है, जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे b स्क्वायर g है, देखकर तो हम ऐसे बता नहीं सकते सही है या गलत है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमने इन दोनों टर्म्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है। यही तो थी उस प्रिंसिपल में क्या लिखा था, अगर जो टर्म्स हैं वो इक्वल हैं, LHS इक्वल टू RHS है, टर्म्स जितनी भी जो फॉर्मूला इक्वेशन दे रखे हैं उसमें जो टर्म्स हैं अगर उनके डायमेंशन सेम है तो हम उसको डायमेंशनली करेक्ट घोषित कर देंगे।
तो अगर इसको डायमेंशनली करेक्ट घोषित करने के लिए हमें ये घोषित करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है। समझ गए? हमें क्या पूछा, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये बताओ। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हमें इनकी टर्म्स को इक्वल प्रूव करना होगा, इक्वल है या नहीं है। इस प्रिंसिपल, ये सिद्धांत हमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सिद्धांत हमें यही बताता है ना। तो सबसे पहले हाफ एम वी स्क्वायर, मैं LHS को ले लेती हूँ सबसे पहले। LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, एम वी, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर। तुम्हें देखा देगा फॉर्मूला लगाओ एनर्जी का, mg, ये दोनों ही एनर्जी के हैं, तो ये ऐसे इसका करेक्ट ही आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ को कोई वो नहीं है, अभी तुम डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि मतलब कांस्टेंट का यहाँ कोई जिक्र नहीं करा गया है। ये लिमिटेशंस है, ये फर्स्ट लिमिटेशन इसकी यही है, कांस्टेंट के बारे में नहीं। और डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस तो पक्का ही पक्का है। अब इसके बाद के जो लेक्चर्स है वो सब पक्के ही पक्के हैं, जिसको अच्छे नंबर लाने हैं वो जरूर ध्यान से पढ़े, अदरवाइज ऐसे स्किप करके चला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LHS हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको मुझे प्रूव करना है, तो मैं LHS के अगर मुझे डायमेंशंस निकालने हैं, दोनों के डायमेंशन, दोनों टर्म्स के, ये दोनों एक टर्म है दो टर्म, मुझे इन दोनों टर्म्स के डायमेंशंस सेम दिखा रहे होंगे, सेम दिखा दे तो मैं कह सकती हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से डायमेंशनली करेक्ट है। LHS m का m आ जाएगा v यानी कि वेलोसिटी, LT - 1 2 L2 T - 2 यहाँ पे m। तो LHS में तो ये आ रहा है। अब मेरे को RHS फाइंड आउट करना है। RHS के डायमेंशंस मैं कैसे निकालूंगी, mgh यानी कि मास आ जाएगा यहाँ पे, h तो हमारा ये हाइट है ना, और h हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन दोनों ही सेम होता है, सेम होता नहीं, अलग होता है, बट इसके डायमेंशन दोनों के सेम होते हैं। mgh, h क्या हमारा l ही आएगा, h यानी कि हाइट है ना, मेरा कड़ा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ml2 t minus mgh t minus 1, तो ये कैसे यार, तो t minus 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 आएगा g, तो तुम देख सकते हो ये दोनों टर्म्स के जो डायमेंशन है सेम है, mv स्क्वायर mgh, इन दोनों ही टर्म्स के डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही बताता है, अगर टर्म्स के डायमेंशन सेम है तो उसे हम डायमेंशनली कह सकते हैं। हेंस हमने इसको डायमेंशनली करेक्ट घोषित कर दिया। दिस इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अच्छा, सो दिस इक्वेशन इज घोषित टू बी डायमेंशनली करेक्ट, इसे हम डायमेंशनली करेक्ट घोषित कर दिया। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें कैसे पता चला डायमेंशनली करेक्ट है, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हमें पता चला डायमेंशनली, वो यही कहता है, ये सिद्धांत लगाया है इसलिए गया है कि हम बता सकते। अब इसके बाद एक कुछ काम की बात बताती हूँ मैं आपको। तो ये कुछ काम की बात यही है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट साबित हो चुकी है तो हम उसको प्रैक्टिकली करेक्ट है ये हम पक्का कंफर्म नहीं बता सकते। यही लिखा मैंने, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज प्रैक्टिकली करेक्ट। अगर एक इक्वेशन को हमने डायमेंशनली करेक्ट घोषित कर दिया तो कि ये जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली करेक्ट हो, बट अ प्रैक्टिकली करेक्ट इक्वेशन इट ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। दोनों बात में अंतर है, ध्यान से पढ़ो। बट प्रैक्टिकली करेक्ट इक्वेशन जो है वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगी। इतना इन दोनों बात को गांठ बांध लो, अपने पास रखो गांठ बांध कर, ठीक है। प्रैक्टिकली करेक्ट इक्वेशन के डायमेंशन भी करेक्ट होंगे। अगर जिस इक्वेशन के डायमेंशंस करेक्ट आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट है। अब उसके बाद जिस टाइप क्वेश्चंस फॉर्म होके आएंगे एग्जाम में उस टाइप करा दो थोड़े, है ना। फिर नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशंस में चलेंगे। जो इससे पहले मैंने भी बताया, तुम्हें क्वेश्चन करवाया था कि डायमेंशनली करेक्ट है नहीं है, उस टाइप की तो शायद नहीं पूछे, बट वो ये इस टाइप की जरूर पूछेगा। मैं टाइप्स करवा रही हूँ क्वेश्चन के, किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप का आ सकता है और आएगा जरूर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तुम कहो जो भी करवा रही हो वो इंपॉर्टेंट है, हाँ इसके बाद जो भी करवा रही हो वो इंपॉर्टेंट ही है। ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो मैं इसमें ये बताना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज ना, ये नहीं कि कुछ मुझे करके कुछ भी लास्ट कर देंगे, नहीं तमीज से लिखेंगे हम, तमीज से। इसमें जो ई है वो है क्या, तमीज से लिखो एनर्जी है। तो मैं सोचो कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं आता, सब कुछ तुम्हें ही आता है और तुम्हें अपनी लिखावट से उसको बताना है। जो तुमने लिखा वो टीचर तुम्हारे देखकर ही समझेगा। तो तुम सोचो कि टीचर को कुछ नहीं आता, तुम्हें सब कुछ बताना है। छोटी से छोटी चीज भी मैं तुम्हें मेंशन करनी होगी। डी हमारा क्या है, ना जी ना, अरे एक्स ये क्वेश्चन में देखिए मैंने लिखा यहाँ पे एक्स हमारा डिस्टेंस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई नहीं गल्ला ना, कोई गन्ना।
और टाइम टी से तो तुम्हें पता ही है, टी से तो और कुछ होता है, जैसे टाइम टेम्परेचर टी से आता है, उसको केल्विन के से डिनोट करते हैं। तो इतना हमें पता है। इस क्वेश्चन को देखकर जो मुझे पता लगा वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मेरे को इन सबके डायमेंशन लिखने हैं, मैं इनके सबके डायमेंशन क्या लिख दूँ? डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन 1.5 mv², निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। m वेलोसिटी का LT -1 mL2 T -2 mL2 T -2, यहाँ पे लिख लो एनर्जी का mL2 T -2। डिस्टेंस का L होता है, टाइम का T होता है। अब बस इससे ज़्यादा तो क्या ही निकालना है, इतना तो मैं पता चल गया। फटाक से क्वेश्चन निकल जाएगा। फटाक से कैसे निकलेगा? एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया प्रिंसिपल, तो हम इसमें भी लिख देंगे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो काम की चीज देखो कितनी काम की चीज है। प्रिंसिपल, जो ये प्रिंसिपल्स बनते हैं और लॉज बनते हैं ना, वो बच्चों को आसानी करने के लिए ही बनाए जाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत समझते हैं, बट ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व ही करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये तो कहती है जब ये डायमेंशनली करेक्ट है तभी इसको लिखा गया है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन लिखी गई है, तब जाकर हम इसे डायमेंशनली करेक्ट मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही भी इसका ही होगा। इन तीनों के डायमेंशन सेम होंगे, इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों होंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तभी हमें दे रखा है। और अगर डायमेंशन सेम नहीं हो तो भाई हम निकाल ही नहीं सकते, ए बी क्या हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें इन सब के डायमेंशन सेम मानकर चलेंगे। तो मैं इस तरीके से मैं कह सकती हूँ जो ई का है वही बी का होगा, ई का होगा बी का होगा। तो बी की वैल्यू तो मेरे को आसानी से देखते ही पता चलती है। बी की वैल्यू तो देखते ही नजर घुमाई, जो ई का है वही बी का है, ई का है बी का है, तो बी की तो मैंने देखते ही निकाल दिया। तो रही बात एनर्जी की, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x²। पहले मैं यहाँ पे साफ सीधे लिखती हूँ। x को मैंने क्या दे रखा क्वेश्चन में? डिस्टेंस दे रखा, डिस्टेंस l का स्क्वायर अपॉन में a यहाँ पे t है ना। इट इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे? एनर्जी का क्या होता है हमारा फॉर्मूला? mL2 T -2। मुझे a निकालना है, ठीक है। a को ऊपर रख दो, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई mL2 T -2 ये भी डिवाइड में ये नीचे t की वैल्यू 1 है, मैं इसे ऊपर ले जाके -1 बना दूंगी। L2 T -1 फॉर्म में a एक ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको मैं डिवीजन में लिखूंगी। तो L2 T -1 L2 T -1 नीचे क्या होगा L2 T -1। बच्चों की यहीं पे दिक्कत आ जाती है, वो यहीं पे गलती करते हैं। मैंने भी एक बार यहीं पे गलती मिस्टेक्स करी है। L2 इसमें t को तुम ऊपर लेगा LT -1 अपॉन में a। अब तुम ये देखो कि इसके मल्टीप्लिकेशन में एक मल्टीप्लाई में तो है, और जब इसे हम लिखेंगे और ये डिवीजन में, एक डिवीजन में तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस तरफ, और ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो पता ही है। तो इसलिए मेरी भी यही गलती हुई। L2 से L2 कटा तो m -1 हो जाएगा, और माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अब +1 L0 और T1 यही है इसका। देखो मैंने ऐसे किया, T ऊपर -1 था, नीचे माइनस तो कर देंगे डिवीजन, तो इसको ऐसे लिखे T माइनस माइनस और T की वैल्यू +1। तो उसका डायमेंशंस क्या है हमारे? तो m तो है ही यहाँ पे, m -1 L0 T। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ रहा है ना। तो अब इसी का सेकंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, तो मैं पहले बता देती हूँ ये P से क्या है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। P से प्रेशर है हमारा, और ये जो V है वो हमारा वॉल्यूम, कैपिटल V मैंने बताया था वॉल्यूम होता है ना, ये भी वॉल्यूम है। और R क्या हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन को मैं लिखा होगा, मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है ना। क्वेश्चन है ये R गैस कांस्टेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से मैं यहाँ लिख देती हूँ अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ जो इसका है वो इसका होगा, जो इसका है वो उसका है, जो उसका है वो उसका है। क्या मस्त गाना बना, जो इसका है वो उसका है, जो इसका है वो उसका है, मस्त मस्त गाना। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वाले में भी फर्स्ट में भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट,
इसमें भी देखेंगे। तो जो मेरा प्रेशर का वो इसका होगा। तो पहले मैं वॉल्यूम का निकाल लेती हूँ। बी की वैल्यू तो इजीली निकल जाएगी L3, L का क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का होता है L3। अब मैं ए की निकाल लेती हूँ, बी की तो यहाँ पे लिख देती हूँ, बी की निकल गई L3 प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ। ए का निकालना, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन में ए क्या -1 T -2 फोर्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला इक्वल टू ए अपॉन में एल, एल का 3 3 2 जैसे L6 है ना। इतना को समझ में आया। अब ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो m l -1 T -2 इंटू L6 करना पड़ेगा, और 6 यानी कि प्लस 6 यहाँ पे करूँगी तो 5 आएगा, m l 5 T -2। तो समझ में आ रहा होगा। ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू ये ब्रैकेट में बंद करो और आंसर लिखो। जयराम जी की हो गया सॉल्व, हो गया ना। ए और बी की दोनों के। अब इससे ज्यादा क्या, अब 2 क्वेश्चन मैं आपसे होमवर्क दूंगी, 2 मैं करा रही हूँ, 2 मैं तुम्हें होमवर्क से करने दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने दिया, इसमें मैं फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू, जो मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन करे वो उस पे, और जो उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो इसको मैं डायमेंशनली करेक्ट बताना है। इसमें हमें क्या प्रूव करना होता है? इनके डायमेंशन प्रूव करना होता है। डायमेंशन से अगर डायमेंशन सेम हुए तो हम कह सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है। तो v² यानी कि इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी और u की इनिशियल है, सॉरी फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशन सेम ही होंगे, lt -1 इनका स्क्वायर कर देना दोनों जगह, ये आ गया lt -1 RHS में तो ये लिखना। और RHS में एक्सेलरेशन का क्या होता है? 2 की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, कांस्टेंट की तो कोई दे ही नहीं रहेगा। lt -2 एक्सेलरेशन का, और लेंथ को लेंथ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट l। अब इन दोनों को अगर सेम आ रहा है सॉल्व करके देखना, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके। और यहीं पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी मिस करा उसका तो बेड़ा गर्क हो ही गया, ठीक है। चलो बाय बाय, शेयर करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा, टेक केयर।